ये कहानी 4 दोस्तों की है जिनका नाम सचिन, राहुल, आकाश और समीर था। ये चारों अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं इस कहानी के माध्यम से इन चारों का आखिरी सफ़र आपके सामने पेश कर रही हूँ। इन चारों को ही घूमने का बहुत शौक है और ख़ासकर भूतिया जगह पर जाने का। चारों को ही एडवेंचर पसंद है। कॉलेज ख़त्म होने के आखिरी 3 महीनों में इन चारों ने एक प्लान बनाया, उत्तराखंड में बसे एक भूतिया गांव में जाने का। चारों ने अपने घर में बात करके और घर वालों की आज्ञा लेकर वो चारों निकल पड़े अपने सफ़र पे। चारों ही बहुत अच्छे घर से थे। सचिन ने प्लान बनाया अपनी गाड़ी ले जाने के लिए। वो पापा को मनाएगा और थोड़ी मेहनत के बाद उसके पापा मान गए। सचिन अपनी एसयूवी लेकर निकल पड़ा उन तीनों को पिक करने के लिए। समीर के घर उनकी 2 रिलेटिव आ रखी थी जो उनकी हम उम्र थी। उन दोनों ने भी साथ चलने के लिए जिद की, जिनका नाम ज्योति और सोनम था। और ये पांचों सचिन की गाड़ी में सवार हो गए और निकल पड़े उत्तराखंड की ओर। उनके शहर से उत्तराखंड का रास्ता 437 किलोमीटर था। 6 घंटे का लंबा सफर तय करके ये 6 लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर गए। समीर, देखो यार, हम उत्तराखंड पहुंच गए हैं। कहीं रुककर कुछ खा पी लेते हैं। मुझे तो भूख लग रही है। पता नहीं आगे कुछ मिले या ना मिले। ये सचिन तो पता नहीं हमें कहाँ ले जा रहा है। वहाँ कुछ खाने के लिए मिलेगा भी या नहीं। ज्योति, यार तुझे सिर्फ भूख ही लगती रहती है। इतना दुखी है तू। हम इतनी अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं, तू यहाँ भी रो रहा है। सचिन, चिंता मत कर, 1 महीना भी नहीं खा पाएगा, इतना खाना रखा हुआ है। वैसे तू आया ही क्यों हमारे साथ? अंजलि के साथ रहकर 2 दिन बिता लेता और घर पर बोल देता मैं इनके साथ घूमने गया था। सचिन की बात सुनकर गाड़ी में बैठे सभी लोग हंसने लगे। तभी आकाश बोला, वो देखो पंजाबी ढाबा, चलो कुछ खाते हैं। सब तड़का ढाबे आ गए। ढाबे के मालिक सरदार जी ने सबका स्वागत किया और सबको टेबल और कुर्सी पर बिठाया। सबने अपने अपने लिए बढ़िया से बढ़िया खाना ऑर्डर किया और खाना खाकर निकलने की तैयारी करने लगे। उन्होंने ढाबे के पास ही खड़े एक आदमी से अपनी ग्रुप पिक निकलवाई और गांव की तरफ निकल पड़े। ये गांव शहर से बहुत दूर पहाड़ी पर था। शहर से गांव की दूरी 175 किलोमीटर थी। पहाड़ों पर सचिन ड्राइव करके थक गया था। उसने गाड़ी चलाने के लिए राहुल को बोला। राहुल गाड़ी चलाने लगा। ये उस गांव से पहले गांव में ठहरे। इस गांव में कोई भी इंसान नहीं था, बस एक फार्म हाउस था जो सचिन के अंकल का था। ये मेन सड़क से 5 किलोमीटर अंदर था। रात को ये जाकर सो गए। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि गांव में कोई नहीं है, ना ही फार्म हाउस का चौकीदार। अगले दिन सब उठकर मस्ती करने लगे और घूमने जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। जैसे ही ये लोग गाड़ी में बैठे और सचिन ने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने 5 से 6 बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने राहुल को बोला, अबे तूने क्या करा? राहुल, अबे साले, मैंने क्या किया? तूने मुझे गाड़ी चलाने को दी और मैं ड्राइव करके यहाँ ले आया। मुझे क्या पता इस खटारा में क्या हुआ। मुंह संभाल कर बात कर। खुद कभी गाड़ी खरीद नहीं पाया और मेरी महंगी गाड़ी को खटारा बोल रहा है। तो तू भी कौन सा खरीद पाया है? तो ये भी तेरे बाप की गाड़ी। सोनम ने दोनों को शांत कराया और कहा, ये सोचो अब क्या करना है। यहाँ पर बहुत ठंड है और हम वापस घर कैसे जाएंगे? तुम सब शांत हो जाओ, मेरे साथ चलो, हम बाहर से मदद लेकर आते हैं। ज्योति ने ये बात सबसे कही और राहुल उसके साथ चलने को तैयार हो गया। ये चारों अब फार्म हाउस में बैठे थे और उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते 3 बज गए, पर इन दोनों का कुछ अता पता नहीं था। समीर और सचिन ने सोचा, हम बाहर जाकर देखते हैं। उसने सोनम से कहा, तुम और आकाश यहीं रुको। अगर हम आधे घंटे में वापस नहीं आए तो तुम भी सड़क तक आ जाना, वहाँ से कोई ना कोई हेल्प तो मिल ही जाएगी। ये दोनों जैसे ही बाहर निकले, सामने से ज्योति और राहुल आते हुए दिखाई दिए। उनके साथ एक तीसरा व्यक्ति भी था। उन्होंने आकर बताया, ये मैकेनिक है। मैकेनिक ने किसी को नहीं देखा और गाड़ी ठीक करने लगा। गाड़ी ठीक होते होते 6 बज गए और इनका आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया। रात को इन लोगों ने फार्म हाउस के बाहर बोनफायर लगाया और अपने अपने बारे में बताने लगे। बात करते करते भूतिया किस्सा सुनाने लगे। आकाश, तुम लोगों को पता है, मेरे पापा एक बार शहर से अपने गांव आ रहे थे अकेले। वहां पर उनको एक आदमी मिला और उसने कहा
मैं तुम्हें कम दूरी वाले रास्ते से ले जाता हूँ। और मेरे पापा उसके साथ चल दिए। थोड़ा दूर जाकर मेरे पापा ने उसके पैर देखे जो उल्टे थे और मेरे पापा वहां से भाग आए। राहुल, अबे वो भूत नहीं था, तेरा कोई रिश्तेदार होगा। सबके सब खिलखिलाकर हंसने लगे। तभी पीछे से किसी के हल्के से हंसने की आवाज ज्योति को आई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो सहम गई, पर उसने किसी को जाहिर नहीं होने दिया। सब अपनी अपनी बातें करने लगे और भूतों के बारे में बताने लगे। लगभग 11 बजे ये सब अपने कमरों में चले गए। रात के 3:30 बजे राहुल ने आकाश को उठाया और कहा, मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाज आ रही है, चल देख कर आते हैं, क्या पता कोई मदद मिल जाए। ये दोनों बिना बताए बाहर से दरवाजा बंद करके निकल गए। फार्म हाउस से सड़क की ओर चलते हुए कच्चे रास्ते पर राहुल आगे चल रहा था और आकाश पीछे। आकाश, अबे साले तुझे कहाँ से आवाज आ रही है? मुझे तो अब तक कोई आवाज नहीं आई। इतनी ठंड में मेरी कुल्फी जमाने के लिए ले आया है? चल अब वापस चल, मुझे नहीं जाना तेरे साथ कहीं। और तूने किसी को जगाने भी नहीं दिया। इतने अंधेरे में तो साले मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं। आकाश बोलता गया और राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप चलता रहा। 1 किलोमीटर चलने के बाद राहुल बोला, अपने फोन की लाइट जला। आकाश ने अपने फोन की लाइट जला ली और चलने लगा। राहुल उससे 10 कदम आगे चल रहा था। आकाश के फोन की लाइट राहुल पर पड़ रही थी। आकाश की नजर राहुल के पैरों पर पड़ी जो उल्टे थे। आकाश समझ चुका था कि ये कुछ गलत है और वो बोलने लगा, मैं फोन की लाइट बंद कर रहा हूँ, तेरे चक्कर में मुझे मच्छर परेशान कर रहे हैं। फोन की लाइट बंद करते ही आकाश पीछे मुड़ गया और चुपचाप फार्म हाउस तक आ गया। फार्म हाउस के गेट पर पहुंचकर उसने देखा कि गेट अंदर से बंद है, जबकि दरवाजा मैं बाहर से बंद करके गया था। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। सचिन ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, तो बाहर कैसे गया तू? और आकाश ने चुपचाप अंदर रूम में जाकर देखा तो राहुल अपने बिस्तर पर सो रहा है। इतनी ठंड में भी वो पसीना पसीना हो गया। दूसरे कमरे में लड़कियों को उठाया और इधर लड़कों को उठाया और सारी कहानी कह डाली। किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। तभी ज्योति कुछ समझने लगी और सोनम किचन में सबके लिए कॉफी लेने गई। उसे किचन के बाहर सचिन की सरकटी लाश खड़ी हुई दिखी और उसके हाथ से दूध छूट गया और बेहोश हो गई। ये पांचों सोनम को देखने के लिए किचन में गए। वो फ्लोर पर बेहोश पड़ी हुई थी। समीर उसे गोद में उठाकर अंदर कमरे में ले आया और वहीं जमीन पर लगे हुए बिस्तर पर लिटा दिया। ज्योति ने उसके ऊपर पानी छिड़का और उसे होश में लेकर आई। सोनम होश में आते ही रोने लगी। उसे ज्योति ने संभाला और शांत किया। सोनम, सचिन, सचिन तुम जिंदा हो? मैंने बाहर तुम्हें देखा, तुम्हारी सर कटी हुई लाश किचन के बाहर खड़ी हुई थी। इन सबको एक दूसरे की बातों पर भरोसा होने लगा और इन सब ने वहां से भागने की तैयारी की और उसी समय अपने बैग पैक कर लिए और वहां से निकलने लगे। सब लोग गाड़ी में आकर बैठ गए और सचिन ने गाड़ी स्टार्ट की। ये लोग जिस हालत में फार्म हाउस में थे उन्हीं कपड़ों में निकल गए। इन्होंने गर्म कपड़े नहीं पहने थे। इनके वहां से निकलते ही फार्म हाउस की सारी लाइट अपने आप बंद हो गई। 5 किलोमीटर का रास्ता इन्होंने 3 घंटे में पार किया। इनको रास्ता नहीं मिल रहा था मेन सड़क पर जाने का। किसी तरह ये लोग वहां से मेन सड़क पर पहुंच गए और शहर की तरफ वापस आने लगे। शहर का रास्ता 175 किलोमीटर था। इन लोगों की गाड़ी में इतना पेट्रोल था कि आराम से शहर तक पहुंच सके। सचिन ड्राइव कर रहा था और लगभग 50 किलोमीटर चलने के बाद इन्हें 3 आदमी दिखे जो आग ताप रहे थे। इन्होंने उनसे मदद मांगने की सोची। उन्होंने इन 3 आदमी को सारी कहानी बताई। उन तीनों ने इनकी बात पर यकीन कर लिया। एक आदमी ने कहा, आप इस वक्त शहर नहीं जा सकते क्योंकि पास वाली चौकी पे रास्ता बंद है जंगली जानवरों के कारण। आप हमारे गांव चले। और ये तीनों आगे आगे चलने लगे। पीछे इनकी गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। आधा घंटा उसी दिशा में चलने के बाद ये लोग फिर फार्म हाउस के बाहर थे और वो तीनों आदमी जो इनकी गाड़ी के आगे थे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ कपड़े टंगे हुए लग रहे थे, अंदर शरीर नहीं था। ये देखकर सोनम फिर बेहोश हो गई। उसको बुखार आ गया। अचानक किसी ने इनकी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी। किसी तरह लोग फोन की लाइट से दोबारा मेन सड़क पर आए। गाड़ी कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई थी जो आगे बढ़ ही नहीं रही थी और इनको पानी की जरूरत थी। इनके पास जितना पीने का पानी था
इन्होंने सब गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी को ठंडा होने में लगभग 1 घंटा लगा। अभी सुबह के 4:30 बज रहे थे। पहाड़ होने की वजह से घोर अंधेरा था और ये लोग अपनी गाड़ी लॉक करके अंदर बैठे हुए थे। उसी वक्त इनकी गाड़ी की छत पर कुछ बहुत तेज गिरा। ये सब बहुत बुरी तरह डर गए, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी। हिम्मत करके सचिन और राहुल बाहर निकले और फोन की लाइट से देखा, ये तो मैकेनिक की लाश थी। ये दोनों बहुत बुरी तरह घबरा गए और अंदर आकर बैठ गए। इन्होंने सबको बताया कि मैकेनिक की लाश गाड़ी की छत पर है। ज्योति, अगर हमें किसी ने इस लाश के साथ देख लिया तो हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। समीर, एक काम करते हैं, इस लाश को नीचे खाई में गिरा देते हैं। राहुल, समीर, सचिन ने मिलकर ये लाश खाई में गिरा दी। ज्योति, सोनम और आकाश भी गाड़ी के बाहर ही खड़े हुए थे। तभी सामने से इन्हें पुलिस की गाड़ी आती दिखी, जिसमें 2 पुलिस वाले बैठे थे। उन्होंने इनकी गाड़ी के पास अपनी जीप रोकी और पूछा, तुम सब इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है आसपास यहाँ कोई भी गांव नहीं और कोई भी इंसान नहीं है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सर, हम अपने फार्म हाउस पर आए थे और यहाँ फंस गए। हमारी गाड़ी भी नहीं निकल पा रही, सचिन ने कहा। पुलिस वाला, क्या तुम 100 नंबर पर कॉल नहीं कर सकते थे? ज्योति, सर हम इतने परेशान हो गए थे, हमारे दिमाग में ही नहीं आया कि हम आपको फोन करके बुला ले। दूसरा पुलिस वाला, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर छलावा रहता है जो तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है? तुम लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं? समीर, सर इतनी रात को आप भी तो यहाँ पर घूम रहे हो, आपको छलावे का डर नहीं? पहला पुलिस वाला, क्या तुमने नहीं देखा हमारी जीप के आगे महाकाली का त्रिशूल लगा हुआ है और साथ ही माँ काली की चुन्नी बंधी है? जब तक हम दोनों इस जीप में बैठे हुए हैं, छलावा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो हमें किसी के रूप में भी नहीं दिख सकता। तभी हमने तुम्हें देखकर गाड़ी रोकी। तुम लोग अब तक जिंदा कैसे हो? ये सुनकर वो सब चौंक गए कि पुलिस वाले ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, और उन्होंने पुलिस वालों से मदद मांगी। ज्योति, सर प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें किसी तरह हमारे घर पहुंचा दीजिए। हमारे अपने घर पर बात भी नहीं हो पा रही। तुम सब अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़कर हमारे साथ पुलिस चौकी चलो और सुबह आकर अपनी गाड़ी यहाँ से ले जाना। सब पुलिस चौकी चले गए, जो शहर से विपरीत दिशा में था। इन्हें चौकी पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट लगे और ये चौकी में ही कमरे में आराम करने लगे। इनके फोन में सिग्नल नहीं थे, ना ही पुलिस चौकी से इनके घर फोन लग रहा था। इन लोगों ने सुबह 10 बजे तक उसी कमरे में आराम किया। सचिन, सर आप मेरे साथ चलिए, मैं अपनी गाड़ी ले आता हूँ और हम सब यहाँ से चले जाते हैं। सोनम अभी भी नहीं उठ रही थी और ये बात ज्योति को बहुत परेशान कर रही थी। सचिन और पुलिस वाला अपनी गाड़ी लेके वहाँ से चल दिए, लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चला कि गाड़ी नहीं है। तभी सचिन को पीछे से गाड़ी की आवाज़ आई और उसने पीछे मुड़कर अपनी गाड़ी को खाई में जाते हुए देखा। वो बहुत बुरी तरह डर गया और रोने लगा। पुलिस वाले ने उसे संभाला और वापस चौकी लेकर आया। पुलिस वाला, अब तुम लोग जिस हाल में हो, हमारा फर्ज है तुमको शहर तक छोड़ना। अपनी जीप में बिठाकर एक पुलिस वाला उनको शहर तक छोड़ने चल दिया। चौकी से शहर पहुंचने में इन्हें 3 घंटे लगे। पुलिस वाले ने इन्हें बस स्टैंड के पास छोड़ा और टिकट दिलाकर बस में बिठा दिया। ये चारों बस में बैठ गए और बस चल पड़ी इनके शहर की ओर। दोपहर के 2 बज गए थे और इन लोगों ने कुछ भी खाया नहीं था। सोनम अभी भी नींद में थी। इन सबकी भी आंख लग गई। अचानक झटका लगने से आकाश की आंख खुली और वो खुद को बस में नहीं पाया। वो अभी फार्म हाउस के बाहर पड़ा हुआ था और वो उन सबको आवाज लगाने लगा। उन सबकी आंख खुली और वो सब भी फार्म हाउस के बाहर ही थे और वो सब चीखने लगे। उन्हें पहले ये सब सपना लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वो अभी भी फार्म हाउस के बाहर ही हैं और अंधेरा हो चुका है। इन लोगों के पास वापस जाने का रास्ता नहीं था। बाहर से बहुत ही अजीब हंसी की आवाज आ रही थी और ये लोग फार्म हाउस के अंदर चले गए। अब ये चारों सुबह का इंतजार करने लगे। किसी तरह दोनों लड़कियों को आराम से सुला दिया था, लेकिन ज्योति की आंख में अभी भी नींद नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि बहुत गलत हो रहा है। वो पता नहीं अपने घर वालों से मिल पाएगी भी या नहीं, लेकिन आज सुबह होने का नाम भी नहीं ले रही थी। अब ये चारों भी सो चुके थे। सुबह उठकर इन लोगों ने कुछ खाया और ये मेन सड़क की ओर चल पड़े। आगे जाकर इन्हें 2 रास्ते दिखाई दिए जो पहले नहीं थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते पर जाना है। इन लोगों ने एक रास्ता चुना और उस तरफ चल दिए।
ये रास्ता मेन रोड पर निकला। इन लोगों ने शहर की तरफ चलने की बजाय चौकी की तरफ चलना ज्यादा सुरक्षित समझा। इन लोगों ने देखा सामने से वही जीप आ रही है जिसमें वही दो पुलिस वाले थे। उनको पुलिस वालों ने पूछा, तुम लोग वापस कैसे आए? तुम पागल हो? यहाँ पर वापस क्यों आए? तुमको मरना है? सचिन, सर हमें नहीं पता हम यहाँ कैसे आए। हम बस में सो गए थे और जब हम उठे तो हम फार्म हाउस के बाहर थे। सर हमारी मदद करिए। उन्होंने कहा, पीछे बैठ जाओ। सारे दोस्त पीछे बैठ गए। ये किसी और रास्ते पे ही चल रहे थे। सचिन ड्राइव कर रहे पुलिस वाले के पीछे बैठा था। सचिन, सर ये हम कहाँ जा रहे हैं? और तभी पुलिस वाले ने पीछे मुड़कर देखा, जिसका शरीर तो सीधा था लेकिन उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई थी। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारी मौत की तरफ। पुलिस वाले के मुड़ते ही इनकी जीप पेड़ से टकरा गई और ये सब बेहोश हो गए। थोड़ी देर में सबको होश आया और सब जीप से बाहर आ गए। सोनम अभी भी बेहोश थी। ये लोग पैदल ही शहर की ओर बढ़ने लगे। अभी शाम होने में बहुत वक्त था और उन्होंने सोचा आगे जाकर हमें कुछ मदद जरूर मिल जाएगी। चलते चलते थोड़ा दूर जाकर आकाश के ऊपर कुछ बूंदे खून की गिरी और वो चिल्लाया। सबने ऊपर देखा तो वही पुलिस वाला पेड़ पर बैठा हुआ अपनी ही टांग खा रहा था। ये सब देखकर वो वहां नहीं रुक पाए और सड़क पे भागने लगे। तेज भागने की वजह से ये लोग जल्दी थक गए और आराम करने की सोची। दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद सब दोबारा चलने लगे। तभी इन्हें पीछे से आवाज आई। सबने देखा आकाश नीचे लेटा हुआ है और कह रहा है, तुम सब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? लेकिन अचंभे की बात ये थी, आकाश इनके साथ ही चल रहा था। अब समझ में नहीं आया कि असली आकाश कौन है। इधर ये वाला आकाश भी अपने होश में नहीं था। इसकी भी तबीयत अब बिगड़ने लगी। उधर वो आकाश जमीन पर लेटा हुआ था। सचिन ने सोचा शायद जो जमीन पर लेटा है वही असली आकाश है और वो उसे उठाने चल दिया। ज्योति ने उसे रोकना चाहा लेकिन सचिन ने उसकी नहीं सुनी। वहां पहुंचकर जैसे ही आकाश को उठाने लगा वो हवा में गायब हो गया। इन सब की फिर से चीख निकल गई और ये सब भागने लगे। सचिन सबसे पीछे भाग रहा था। भागते भागते वो ये लोग थक गए और फिर धीरे धीरे चलने लगे। आकाश को समीर और राहुल ने संभाला। चलते चलते इन्होंने 25 किलोमीटर पार कर दिए। इनमें और चलने की हिम्मत नहीं थी। तभी ज्योति को कुछ सुनाई दिया। ज्योति, मुझे कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही है। शायद आगे कोई मंदिर है। लेकिन तब तक आकाश की सांसें रुक चुकी थी और ये बहुत ही दुखद समय था इन सब के लिए। सबने आकाश की लाश को वहीं जंगल के किनारे लेटा दिया और उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद राहुल ने कहा, यार हम कब तक यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? शाम होने को आई है, हमें मंदिर जाना चाहिए। पांचों उठकर मंदिर की तरफ चलने लगे। सचिन, तुम कैसे कह सकते हो कि आगे मंदिर है? हो सकता है अभी कोई छलावा हो। मैं तो यहीं सड़क पर रहूंगा। राहुल ने कहा, अगर तुझे छलावा मारेगा तो सड़क पर भी मार सकता है। मंदिर दिखाने की जरूरत नहीं होगी। राहुल की बात मानकर सब लोग मंदिर की ओर चलने लगे। जंगल में थोड़ा सा अंदर जाकर सामने एक मंदिर दिखाई दिया जो 8-10 सीढ़ियां ऊपर था। सीढ़ियां भी मिट्टी की बनी हुई थी और मंदिर भी खुला था, जहां सामने महाकाली की प्रतिमा थी। सचिन, ज्योति और सोनम आगे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। उनके पीछे राहुल भी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, लेकिन समीर सीढ़ियों से नीचे ही खड़ा रहा। राहुल, अबे चलना, क्यों रुक गया? समीर ऐसे ही नीचे मुंह करके खड़ा रहा। राहुल सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा, लेकिन समीर टस से मस नहीं हुआ। तभी समीर का हाथ जलने लगा और उसने राहुल का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। राहुल ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसी के साथ राहुल भी जलने लगा। राहुल की आवाज सुनकर ये तीनों पीछे मुड़े और चिल्लाने लगे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी सीढ़ियों से नीचे उतरकर राहुल को बचाए, और राहुल वहीं खड़े खड़े जल गया। ज्योति, मतलब समीर भी जिंदा नहीं था और आकाश, राहुल ने हमारे सामने ही दम तोड़ दिया। ये तीनों बहुत तेज तेज रोने लगे और मंदिर के अंदर भाग गए। फिर माँ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे। सचिन, माँ हमें बचा लो, माँ हमें बचा लो। ज्योति, माँ हमें हमारी गलती भी नहीं पता, हमने किसी का बुरा भी नहीं किया, हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? माँ अपने बच्चों को बचा लीजिए। ये तीनों वहीं रोते रोते सो गए। रात के 3-4 बजे सचिन की आंख खुली। उसे पुलिस वालों की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया
और वो सीढ़ियाँ उतरकर उन्हें रोकने के लिए भागा, लेकिन तब तक वो लोग निकल चुके थे। वो जैसे ही वापस मुड़ा, खुद को फार्म हाउस के बाहर पाया। वो ज्योति और सोनम को आवाज लगाने लगा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो छलावे में फंस चुका था। वहीं पेड़ के किनारे बैठकर रोने लगा और कहने लगा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे दोस्तों को भी मार दिया और मुझे यहाँ ले आए। मुझे भी क्यों जिंदा रखा है? मुझे भी मार डालो। उसे जंगल से हल्की हल्की हंसने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उस पर हंस रहा हो। वो रोते रोते आंख नीचे करके बैठ गया। छलावे ने उसे भी अपने वश में कर लिया था। इधर 5 बजे ज्योति की आंख खुली। अभी बाहर अंधेरा ही था। उसने देखा सचिन उनके पास नहीं है और वो परेशान होने लगी। वो समझ चुकी थी कि अब सचिन भी नहीं बचेगा। ज्योति रोते रोते माँ के कदमों में गिर गई। सुबह की पहली किरण मंदिर पर पड़ी। ज्योति सो रही थी। सूरज की किरण त्रिशूल पर पड़ी और त्रिशूल की चमक ज्योति की आंखों पर। ज्योति ने जैसे ही आंखें खोली, उसने त्रिशूल को देखा और वो माँ का इशारा समझ गई। उसने वो त्रिशूल उठाया और सोनम को लेकर मंदिर से बाहर आ गई। सोनम ने भी अपने हाथ में माँ की चुन्नी बांध ली थी। मेन रोड सड़क पर आने पर उन्होंने सोचा क्यों न शहर की ओर भागा जाए। 3 घंटे भागने के बाद उन्हें एक गांव दिखाई दिया, लेकिन वो दोनों उस गांव में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि दोनों नहीं जानती थी कि ये गांव असली है या छलावा। इसके अंदर जो इंसान होंगे वो जिंदा भी होंगे या छलावा ही होंगे। बहुत ज़्यादा थकने के कारण वो दोनों बाहर ही बैठकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद सोनम को दूर से सचिन आते हुए दिखाई दिया। सोनम चिल्लाई, सचिन! ज्योति ने भी सचिन की ओर देखा। ज्योति, हो सकता है ये कोई छलावा हो। अगर सचिन जिंदा है तो उसे कैसे पता कि हम यहाँ हैं? सोनम, हो सकता है वो शहर की तरफ ही जा रहा हो। ज्योति ने सचिन को देखकर वो त्रिशूल और कस के पकड़ लिया, क्योंकि अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सचिन, तुम दोनों को मैं मंदिर में ढूंढ रहा था। ज्योति, तुम सुबह 4 बजे से कहाँ गायब हो? सचिन, मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी ढूंढने गया था। लो, पानी पी लो। इतना कहकर सचिन ने जैसे ही ज्योति के हाथ में पानी दिया, वैसे ही सचिन गायब हो गया और ज्योति समझ गई कि ये छलावा है। वो अब और देरी नहीं करना चाहती थी और दोनों शहर की तरफ भागने लगे। ज्योति ने त्रिशूल नहीं छोड़ा और सोनम ने ज्योति का हाथ नहीं छोड़ा। 8 बजे से शाम के 6 बजे बज चुके थे और अब ये दोनों शहर की रोशनी में पहुंच गई थी। इन्होंने पुलिस चौकी जाके उनसे मदद मांगी और अपनी सारी कहानी सुनाई। पुलिस वालों ने कहा, चलिए हम आपके साथ वहां चलते हैं, लेकिन ज्योति और सोनम वापस नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने कहा, नहीं सर, हम वापस नहीं जाएंगे। आप लोगों के 2 पुलिस वाले भी शायद मर चुके हैं। वो जगह शापित है। दोनों ही अब पुलिस वालों से अपने घर जाने का आग्रह करने लगी और पुलिस वालों ने उन्हें बस में बिठा दिया और दोनों अपने शहर पहुंच गई। समीर के घर वालों ने उनसे पूछा, समीर कहाँ है? ज्योति ने सारी कहानी सुनाई और सबके परिवार वालों को सब सच बता दिया, लेकिन इनके घर वाले सोच रहे थे कि इन दोनों ने ही उन चारों को मारा है और ये सब अब उन्हें ढूंढने उसी फार्म हाउस की तरफ चल पड़े थे। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय माँ काली।